एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस और ये बीए के बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, कॉलेज वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हैं, जो कोई बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, डीयू से कर रहे हैं, कुछ सोल से कर रहे हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए तुलनात्मक राजनीति जो है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के इस चैप्टर में या चैप्टर नहीं कह सकते, आप टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, हालाँकि इसको लेके एक बुक है आपके सोल वाले बच्चों के लिए, लेकिन ये जो टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति, ये आपको किसी न किसी रूप में पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो बात आप बिल्कुल समझ लीजिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले या फिर इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको तुलनात्मक राजनीति के बारे में बता देता हूँ। हम अपने नॉर्मली जीवन में भी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके तुलना को करते रहते हैं। तुलना का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर कैसे समझ सकते हैं आप? जैसे कि कई बार अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा देता हूँ कि मम्मी ही या पापा ही, हमारे पेरेंट्स ही कई अलग-अलग बच्चों के साथ हमारी तुलना करते रहते हैं कि वो बच्चे को देखो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम पढ़ते नहीं हो। तो ये क्या है? यही है तुलना करना, कंपेयर करना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मुद्दा है, ये किसी बच्चों के साथ तुलना करने का नहीं है, मतलब राजनीति को तुलना करना है। राजनीति कहने का तात्पर्य ये है कि कभी-कभी हम अपने देश के अंदर के भी अलग-अलग राष्ट्रीय दल जो हैं, जो राजनीति करते हैं, चाहे वो राज्य लेवल पे हो या फिर केंद्र लेवल पे हो, इनके बीच में भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि यह जरूरी तो नहीं है कि हमारे देश में जो व्यक्ति केंद्र में बैठा है, वही व्यक्ति राज्य में भी बैठा होगा। कई बार अलग-अलग भी होता है, जैसे अगर हम दिल्ली की बात कर लें, तो दिल्ली में हमें पता है कि अलग पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी हमें पता है कि अलग पार्टी की सरकार है। तो ये होता क्या है? तब हम जब भी केजरीवाल की सरकार अर्थात दिल्ली की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अर्थात कि केंद्र की सरकार के बीच में अगर तुलना करते हैं, किसी भी चीज का कंपेयर करते हैं, तो ये हमारा तुलनात्मक राजनीति हो जाएगा। और यहाँ पे जो बात हम करेंगे वो केवल और केवल एक देश की ही नहीं करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अलग अलग देशों के साथ भी राजनीति को तुलना करते हैं। जैसे कि हम बात कर लें, हम भारत के साथ चाइना की राजनीति की तुलना कर ले, हम भारत के राजनीति के साथ फ्रांस की राजनीति की तुलना कर ले, वहां के संविधान के नियम कानून अनुच्छेदों की तुलना जो है वो हम भारत के संविधान के साथ कर लें, तो ये सारी चीजें जो है वो कंपेयर करना होता है कि किसका बेहतर है। क्योंकि कंपेयर अब इसके आगे के स्लाइड में आपको कंपेयर करना क्यों जरूरी होता है ये भी पढ़ना है, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। बात करते हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण। सबसे पहले समझ लीजिए कि तुलना करने के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, कंपेयर करने के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति और विश्लेषण में तरीके और दृष्टिकोण को। देखिए ये पॉइंट जो है आपका तुलनात्मक राजनीति, तो हमने आपको तो ये बताया है कि तुलना करने का मतलब क्या होता है। कॉलेज वाले बच्चों को बिल्कुल सावधानी से ये समझना है कि राजनीति को तुलना करना ही तुलनात्मक राजनीति है। हालांकि इसे हम तुलनात्मक राजनीति के नाम से ही समझेंगे। तुलना तो कई अलग अलग चीजों में भी हो सकती है, वस्तुओं का तुलना हो सकता है, इंसानों का तुलना हो सकता है, किसी मशीन का तुलना हो सकता है, किसी भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर जिसके ऊपर हम चीजों की तुलना करके देख सकते हैं। कई बार हम बाजार में भी जाते हैं, मार्केट में भी जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम चीजों को देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें मान लो एक मोबाइल लेना है, तो पहले तो आजकल के समय में देख लो, ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि मोबाइल की तुलना कैसे करते हैं। तो पहले हम अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन देख लेते हैं, ये मोबाइल कैसा है, ये मोबाइल कैसा है, जैसा हमारा प्राइस चाहिए, हमें जितने प्राइस में चाहिए, मान लो 15,000 रुपए तक का कोई मोबाइल चाहिए, तो 15,000 में हम कई सारे मोबाइलों को देखते हैं और जो सबसे अच्छा होता है ना उसको हम लेते हैं। तो ये जो कंपेयर करते हैं ना मोबाइलों के बीच में, ऐसा ही कुछ हम कंपेयर यहाँ पे राजनीति को लेके करते हैं, पॉलिटिक्स को लेके करते हैं। क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, तो इसमें हम मोबाइल का तो कंपेयर करेंगे नहीं, लैपटॉप का कंपेयर करेंगे नहीं, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ राजनीति को कंपेयर करेंगे। और इस राजनीति को भी कंपेयर करने के लिए ना अलग अलग क्षेत्र हो सकते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी हम एक ही राज्य को अपने केंद्र के सरकार के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी एक देश को दूसरे देश की राजनीति के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कंपेयर करने का मतलब क्या है कि अब हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, हम जनतंत्र में हैं, हम प्रजातंत्र में हैं, हम मतलब लोगों के द्वारा बनाए गए शासन में हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक देश जो है वो जनतंत्र ही है।
प्रजातंत्र ही है, डेमोक्रेसी ही है, ऐसा नहीं है। अब पाकिस्तान को ले लीजिए, यहाँ पे सैन्य शासन ही ज्यादातर लगा रहता है। तो अगर हम ऐसे में कंपेयर करें अपने भारत के शासन का पाकिस्तान के शासन के साथ, तो यही हो जाएगा तुलनात्मक राजनीति करना, कि वहां की राजनीति और हम अपने राजनीति के बीच में डिफरेंसेस देख रहे हैं, क्या है अच्छा, कौन है, कौन व्यवस्थित है, किसके अंदर जनता सुखी है। तो यही हमारा तुलनात्मक राजनीति कहलाता है। अब हम शुरुआत करते हैं तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण के बारे में। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के रूप में तुलनात्मक राजनीति का एक बृहद और विशिष्ट स्थान रहा है। ये बात याद रखिएगा, जब भी आपको राजनीति विज्ञान के अंदर तुलनात्मक राजनीति का बात आए, तो आप ये कहिएगा कि राजनीति विज्ञान अर्थात पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में तुलनात्मक राजनीति जो है ना, वो बहुत ही अहम है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी तो हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर, राजनीति विज्ञान के अंदर तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं, लेकिन शायद आपको याद होगा कि एक समय था जब हमारा भारत का संविधान बन रहा था। उस समय भी बहुत सारे चीजों को दूसरे दूसरे संविधानों से उठा कर ही रखा गया था हमारे भारत में। इसीलिए हमारे भारत के संविधान का दूसरा नाम उधार का कटोरा भी कहा जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि हमने तुलना किया ना, हम सारे देशों से सारी चीजों को तो उठा के अपने संविधान में नहीं रख लिए, हम उन्हीं उन्हीं चीजों को कंपेयर करके अपने संविधान में एंट्री मारे हैं जो सबसे अच्छा था, सबसे बेस्ट था। तो हमने कुछ कनाडा से लिया है, कुछ अलग अलग ऐसे ही देशों से हमने संविधान में अपने अच्छी अच्छी चीजों को जोड़ा है। तो यही है कंपेयर करना। तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक राजनीति जो है वो एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है, मतलब इसका इंपोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ यह एक गतिशील विषय रहा है। अब आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो शुरुआत में कभी शुरू हुआ था और फिर उसी समय खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमेशा हमारे समाज के लिए तत्पर रहता है और एक ऐसा विषय वस्तु है जिसके ऊपर चर्चाएं होती रहती है। कभी हमारे देश के अंदर जब तक डेमोक्रेसी है तब तक तो राजनीति चलेगा ही, चाहे अन्य देश के साथ भी अगर डेमोक्रेसी है तो वहां भी राजनीति चलेगा। तो इनके और हमारे बीच का जो कंपेयर करना होगा ये तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि डेमोक्रेसी ना हो तो फिर हम तुलना नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ऐसा उम्मीद नहीं है कि कभी भी भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे भारत का एक अहम हिस्सा है जिसे हम हमेशा वर्तमान से लेके भविष्य तक बनाए रखने के लिए सक्षम भी हैं। अब हम बात कर लेते हैं तुलनात्मक राजनीति। इसके अध्ययन की विषय वस्तु में परिवर्तन एवं बदलाव आते रहे हैं। जब भी हम तुलनात्मक राजनीति की बात कर रहे हैं, इसका अध्ययन हम जब भी करते हैं, जब भी इसके बारे में सोचते हैं या कोई ज्ञान लेते हैं या पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि बहुत समय पहले से तुलना करने की चीजें चलती आ रही है। और सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आप ऐसा मत सोचना कि तुलना करने की जो राजनीति है, जिसे हम तुलनात्मक राजनीति कहते हैं, वो अभी शुरू हुआ है। या फिर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये ना आजादी के बाद शुरू हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजों के अंदर बदलाव, हमारे संविधान का बनना, देश के अंदर पंचवर्षीय योजना का चालू होना, मतदान करना, सरकारें बनाना, कई सारे राष्ट्रीय दल का निर्माण होना, स्थानीय सरकार बनाना, स्थानीय सरकार के साथ गठबंधन करके राजनीति करना। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के, मानता हूं, मैं भी मना नहीं कर रहा हूं आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तुलना करने की जो चीजें हैं ना, ये आजादी वगैरह के बाद की नहीं चीजें, ये हजारों वर्ष पहले से तुलना होता है। हम अगर किसी धर्म में विश्वास रखते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हम हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं, तो जब राजा महाराजाओं का शासन होता था ना, ये जो महाभारत वगैरह हुआ है, उस समय भी तुलना होता था कि कौन सा राज बढ़िया है, कौन सा राजा बढ़िया है, कौन सी लड़की बढ़िया है, किसके स्वयंवर में किस प्रकार से शादी होगा, कितना खर्चा किया, कितना दहेज दिया। तो ये सारी चीजें, तुलना करने की चीजें पहले से चलती आ रही है। अब देखिए, वही मेरा मेन मोटिव जो था, मुद्दा जो था, वो भी आ गया है। 2500 वर्षों पूर्व, ये तो नॉर्मली सी बात मैं बता रहा हूँ कि 2500 वर्ष, हमने जो आपको ही बताया कि ये 1947 या 1940 या 19वीं सदी की बात नहीं है। आज से लगभग लगभग 2500 साल पहले अरस्तु पहले तुलनावादी अध्ययन करता थे। मतलब आज से 2500 साल पहले जब अरस्तु और प्लूटो हुआ करते थे, उस समय भी तुलना हुआ करता था। ग्रहों का तुलना होता था, एक देश के अंदर राजनीति का तुलना होता था, पॉलिटिक्स का तुलना होता था, सोशलिस्ट का तुलना होता था, राजाओं का तुलना होता था, राजा के शासन का तुलना होता था, प्रजा से प्रजा को कंपेयर किया जाता था। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 2500 वर्ष में पहले की अगर हम बात करें
तो याद रखिएगा अरस्तु को ना सबसे पहला तुलनात्मकवादी माना गया है। मतलब इन्होंने सबसे पहला मतलब हो सकता है इनसे पहले भी रहा हो कोई, यहाँ पे कुछ एडजेक्ट तो नहीं बताया गया है, लेकिन 2500 वर्ष से पहले जो अरस्तु हुआ करते थे उनको सबसे पहला तुलनावादी अध्ययनकर्ता माना गया है। मतलब इन्होंने तुलना करना शुरू किया था, जिन्होंने विभिन्न ग्रीक नगर राज्यों का विश्लेषण किया है। उस समय जहां के ये रहने वाले थे वहां के अन्य अनेक शहरों का आपस में कंपेयर किया है। वहां पे ग्रीक के अंदर जितने भी नगर हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, उन सभी का कंपेयर किया है इन्होंने। उन्होंने न केवल नगर राज्यों के औपचारिक संविधान प्रावधानों का बल्कि आधारभूत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आधार और इसके समय के साथ साथ हुए परिवर्तन का भी अध्ययन किया है। हालांकि देखिए ये चैप्टर बनाने से पहले मैंने कई सारे अन्य वीडियोस को भी रिसर्च करके देखा है, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस को देखा है, बहुत सारे वेबसाइटों को देखा है। वहां पे कुछ ऐसी बातें थी जो अमान्य थी, मतलब जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। कुछ यूट्यूबर्स ने तो ये भी बताया कि ये जो अरस्तु थे ये पहले तुलनावादी अध्ययन करता थे। ये तो चलो मैं भी मानता हूँ, हाँ सही है, एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 2500 वर्ष पहले अरस्तु को ही सबसे पहला तुलनावादी अध्ययनकर्ता माना जाता है। इन्होंने कई सारे शहरों का, कई सारे संविधानों का, कई सारे नियमों का आपस में तुलना किया था। लेकिन मैं एक बड़े यूट्यूबर के वीडियोस को देखा, उसमें उन्होंने कहा कि 158 या 157 कंट्रीज के संविधानों का इन्होंने अध्ययन किया। किसने? अरस्तु ने। अब आप बताओ, क्या जब 2500 वर्ष पहले ये 158 कंट्रीज थे हमारे विश्व में एग्जिस्ट करते थे? अगर एग्जिस्ट भी करते थे तो क्या सभी को पता था कि ये 158 कंट्रीज हैं? और क्या अगर एग्जिस्ट करने के बाद भी क्या उस समय सभी देशों के अंदर संविधान हुआ करता था? नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस समय तो कबीले हुआ करते थे, उस समय शासन राजाओं के हाथ में हुआ करता था। ये हमने तो ये क्रांति फ्रांस की क्रांति से शुरुआत किया है। राजा के गुलामी से आजादी तो फ्रांस के क्रांति के बाद मिला है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर आप नहीं समझे तो आपके लिए परेशानी हो सकता है, लेकिन आप इन सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट से मत जाइएगा। ये कंफ्यूज करने वाले पॉइंट्स है। आप बस ये याद रखिए कि 2500 वर्ष पहले अरस्तु को सबसे पहला तुलनावादी अध्ययनकर्ता माना गया। मतलब इनको एज ए रिसर्चर के रूप में देखा गया, जिन्होंने अलग अलग समुदाय, जिन्होंने अलग अलग समाज, जिन्होंने अलग अलग शहरों के शासन प्रणाली का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उनका तुलना किया। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में कंपेयर करता है तो सबसे पहले उसे उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल का कंपेयर करते हो और आपको मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, कैमरा क्या होता है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती है, ओएस वगैरह, ये सब अगर आपको ये पता नहीं है तो क्या आप एक मोबाइल का दूसरे मोबाइल के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अरस्तु ने क्या किया? खुद ही अध्ययन किया अलग अलग ग्रीक के अलग अलग शहरों का, उस शहर पे शासन करने वाले पद्धतियों का। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, उन्होंने उस समय के संविधान प्रावधानों का भी अध्ययन किया था। मतलब कि जो शासन करने वाले राजा थे या कबीला थे या जो सरदार हुआ करता था, उन हर का तो अपना नियमावली हुआ करता था ना, चाहे कबीला ही क्यों ना हो, उनके कुछ वसूल नियम कानून नीति हुआ करते थे। उन सभी का इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक स्थितियों का अध्ययन किया, उन्होंने सांस्कृतिक स्थितियों का अध्ययन किया और फिर आर्थिक आधारों का भी स्थिति का मतलब आर्थिक स्थिति का भी उन्होंने अध्ययन किया। और इस समय में आप कह सकते हैं इन आधारों को देखते हुए जो उन्होंने अध्ययन करके कंपेयर किया है, बहुत अच्छे परिवर्तन का भी वहां पे देखा जाता है। और इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन करने वाले 2500 वर्ष पहले अरस्तु को सबसे पहला तुलनावादी अध्ययनकर्ता माना जाता है। पॉइंट हमारा कहता है एडम स्मिथ। अब देखिए एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स या फिर प्लूटो या फिर अब बहुत सारे अर्थशास्त्री थे। ये सब देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी व्यक्तियों का मैं नाम ले रहा हूँ, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स, ये अर्थशास्त्री तो थे ही थे। इनको तो लोग पूरी दुनिया अर्थशास्त्री के रूप में जानता ही है। इसके अलावा ये राजनीति के भी इंफॉर्मेशन रखते थे, ये सोशोलॉजी का भी इंफॉर्मेशन रखते थे, ये हिस्ट्री का भी इंफॉर्मेशन रखते थे, ये मानवतावादी विज्ञान का भी इंफॉर्मेशन रखते थे। तो इनके पास ना ये मतलब कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे, ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल के टॉप लेवल के व्यक्ति थे, जिसमें मैंने नाम बताया एडम स्मिथ एवं कार्ल मार्क्स। अब हम इन दोनों के बारे में भी समझ लेते हैं कि इनको
तुलनात्मक राजनीति को लेके क्या विचारधाराएं थी, ये क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं समाज को कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। यहाँ पे आपको बताया भी गया है, एडम स्मिथ एवं कार्ल मार्क्स मूलतः क्या थे, ये अर्थशास्त्री थे। ये किसी भी देश के अर्थशास्त्री, कहने का मतलब है उसके इकोनॉमिकल सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करते थे। इनको पता था कि कैसे किसी देश को हम उद्योग लगवाएं, या पूंजीवादी व्यवस्था लाएं, या समाजवादी व्यवस्था लाएं, या साम्राज्यवादी व्यवस्था लाएं, या कम्युनिज्म लाएं। तो ये कौन से ऐसे चीजों का इस देश के अंदर सेटिंग किया जाए कि ये देश का ना आर्थिक स्थिति मजबूत हो, कैसे इस देश को आगे प्रोसेस में लाया जाए, इसका भविष्य कैसे उज्जवल किया जाए। तो ये ऐसे ही लोग हुआ करते थे। लेकिन उन्होंने भी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स मुख्य मुख्य रूप से इनका काम किसी देश के अंदर राजनीति को देखना नहीं था, ये तो अर्थशास्त्री थे ना। इनका काम देश के अंदर इकोनॉमिकल सिस्टम को मजबूत करने का था। फिर भी एडम स्मिथ और कार्ल मार्क्स ने कई देशों के राजनीतिक व्यवस्था का तुलना किया है। मार्क्स के अध्ययन में विशेष रूप से तुलनात्मक आंकड़ों की झलक मिलती है। हम जितने भी कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं, या जितने भी उनके थीसिस को पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, या उनके द्वारा लिखे गए बुक्स को पढ़ते हैं, तो उसमें देखा गया है, उसमें झलक पाया गया है, उसमें कंपेयर करने का झलक पाया गया है। उसमें बातों से पता चलता है कि कैसे कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ भी उस समय के राजनीति का दूसरे राजनीति के साथ कंपेयर करते थे, उसके अंदर अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करते थे और बुरी चीजों की आलोचना भी करते थे। आलोचना कहने का मतलब है शिकायत भी करते थे। आपने जितने भी लोगों को पढ़ा है, जितने भी, अभी आप क्लास बहुत आपका ऊपर आ गया है, आप कॉलेज के बच्चे हो गए, तो आपने अभी तक कई प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता के बारे में पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी के ज्ञाता के बारे में पढ़ा होगा, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता के बारे में पढ़ा होगा। तो जितने भी ज्ञाताओं के बारे में आपने पढ़ा है, इसके साथ साथ अच्छाई के साथ साथ आपने उनकी आलोचनाएं भी सुनी होगी। तो ये आलोचनाएं उस समय भी होती थी अगर चीजें अच्छी नहीं होती थी। अगर राजनीति में जरूरी नहीं है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि पाकिस्तान की राजनीति बहुत अच्छी है। पाकिस्तान और अगर हम भारत की राजनीति की तुलना करें, तो मैं इस लिए नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत का रहने वाला हूं, मैं वाकई में कह रहा हूं, मैं स्वतंत्र रूप से बोल सकता हूं कि पाकिस्तान से 100 गुना बढ़िया हमारे भारत की राजनीति है, उससे 100 गुना बढ़िया हमारी अर्थव्यवस्था है, उससे 100 गुना हम आगे चल रहे हैं। पाकिस्तान भी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा है, पाकिस्तान भी आगे चल रहा है। पाकिस्तान भी हमसे 100 नहीं 1000 गुना आगे है आतंकवाद में, वो गरीबी में, भूखमरी में, नंगा होकर घूमने में, ये सब चीजों में पाकिस्तान भी आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम पाकिस्तान की ओर नहीं जाएंगे, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो है वो हमारा है तुलनात्मक राजनीति। कर रहे थे कार्ल मार्क्स के बारे में, जिन्होंने अपने लिखित थेसिस के द्वारा या फिर उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में उन्होंने जो अध्ययन किया उसमें तुलनात्मक आंकड़े दिखाई देते हैं। तो उन्होंने किन किन जगहों के ऊपर ये तुलना किया था, तो जर्मनी के बारे में, फ्रांस को लेके, इंग्लैंड को लेके इन्होंने तुलनात्मक राजनीति की है, तुलनात्मक अध्ययन किया है, तुलनात्मक आंकड़ों को अपने लेखों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। ये जीवंत अनुभवों पर आधारित है। अब जीवंत अनुभव क्या हो गया, मतलब ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं थी, ये कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ ने खुद फील किया था, खुद पढ़ा था, खुद इन जगहों पे रह के तब इनके शासन व्यवस्था का कंपेयर किया, तुलना किया था। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेते हैं, परंपरागत उपागमों के प्रति असंतोष ने तुलनात्मक राजनीति के नए विज्ञान के विकास में सहयोग दिया। अब देखिए, परंपरागत उपागमों मतलब कि पहले से जो चीजें चलती आ रही थी उसको लेके कई सारे व्यक्तियों के समाज में या देश को असंतोष था। ऐसे समय में कंपेयर करना जो था वो कहीं ना कहीं विकास के मार्ग में सहायता प्रदान कर रहा था, मतलब उनको हेल्प कर रहा था। 20वीं शताब्दी में इसके क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन देखे जा सकते हैं। 20वीं शताब्दी में जो कंपेयरिंग है, जो तुलना करने की जो तौर तरीके हैं, उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन कहने का मतलब है बहुत तेजी से उसके अंदर बदलाव देखने को मिला। जो मुनरो, ये सब नाम है, याद रखिएगा, मुनरो, C.F. स्ट्रॉब, हरमन फाइनर, एलमंड, पॉवेल, कोलेमन एवं दूसरे राजनीतिक वैज्ञानिकों के प्रयास से संभव हुआ। ये तुलनात्मक राजनीति कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा पॉइंट तो नहीं है कि कोई एक व्यक्ति उसको जो लिख दे वही हो जाएगा, या पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और हिस्ट्री में कोई सा भी ऐसा पॉइंट आप ले लीजिए, वो एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि हमने जो कह दिया वही होगा।
उसमें अलग-अलग इतिहासकार हो गए, पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता हो गए, अर्थशास्त्री हैं, सभी ने अपने-अपने थीसिस को दिया है। कई बार आपने कई सारे ऐसे पॉइंट्स भी पढ़े हैं, जो अलग-अलग पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता के द्वारा अलग-अलग तरीकों से बताया गया है। जैसे कि कोई आम की बात अगर हम कर लें एग्जाम्पल के लिए, तो आम को परिभाषित करने के 100 तरीके हो सकते हैं। अब हर लोगों ने मतलब जितने भी लोग थे उस समय, उन्होंने अपने-अपने तरीकों से आम को परिभाषित किया। किसी को आम में मिठास दिखा, तो किसी को आम में पीलापन दिखा, किसी को आम में छिलका दिखा, किसी को आम में गुठली दिखा। तो ये एक्सप्रेस करने के अलग-अलग तरीके हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे परंपरागत मूल्यों एवं विधियों के स्थान पर अब आधुनिक एवं वैज्ञानिक विधियों ने ले लिया। परंपरागत मतलब कह सकते हैं रूढ़िवादी विचारधारा, जो पुराने विचारधारा के जो लोग थे उनके जगह पर अब मॉडर्न युग आ गया था। लोगों ने नए तौर तरीके, नए विचार, नए मिशनरी, नए उद्योग के माध्यम से सर्वोत्तम प्रकार के शासन की खोज के स्थान पर अब व्यवस्थित एवं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर बल दिया। कोई व्यक्ति अगर कह दे कि ये सबसे अच्छा शासन है, वो तो नहीं मान लेंगे ना। हम देखेंगे, हम तुलना करेंगे। आज बड़े-बड़े जितने भी बड़े-बड़े देश कहने का क्या मतलब, 195 कंट्रीज में ऑपरेशनल 193 कंट्री है। 93 कंट्रीज के अंदर ये तुलनात्मक राजनीति अभी के समय में वर्तमान रूप से मौजूद है। और दुनिया का कोई भी विश्वविद्यालय हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज है, यदि आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं तुलनात्मक राजनीति को पढ़ना ही पड़ेगा। और ये सिर्फ हम भारत के बच्चों के लिए नहीं कह रहे, हम सिर्फ सोल और डीयू के बच्चों के लिए नहीं कह रहे। भारत के अंदर भी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर कॉलेज ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तुलनात्मक राजनीति सबसे वीवीआई पॉइंट्स रहेगा, क्योंकि बिना तुलनात्मक राजनीति के पॉलिटिकल साइंस अनकंप्लीटेड सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही बात कर रहा था, ये तो हम भारत के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भारत के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया के सभी यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब ये कंपेयरिंग आ गया, जब तुलना करने की बात आ गई, जब तुलना करना शुरू हो गए लोग, तो लोगों ने ये कहा कि हमें अब बेस्ट चाहिए। बेस्ट का मतलब होता है हमें सबसे अच्छा चाहिए। बेस्ट कहने का मतलब क्या है कि हमें सबसे अच्छा चाहिए। अब सबसे अच्छा चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ेगा। अगर हमें कंपेयर करना नहीं आता, इसका मतलब हमें बेस्ट चूज करना भी नहीं आता है। अगर हमें कंपेयर तुलना करने की जानकारी नहीं है, तो हम बेस्ट को हासिल नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में संक्षेप में बताया गया, मतलब ये अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं जो आपको अभी समझा रहा हूँ इसमें आप मतलब कि ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो आपको समझाने के लिए, आपकी मगज में, दिमाग में घुसाने के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये आम का वहां पे एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे, गुठली का एग्जाम्पल देना शुरू कर दोगे, ये नहीं चलेगा वहां पे। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि कंपेयर होता क्यों है, तुलना किया क्यों जाता है। अब हम उन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे, जिससे आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आएंगे। तो संक्षेप में हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति का, क्योंकि यही प्रॉपर हमारा कीवर्ड ही यही है, तुलनात्मक राजनीति के बारे में ही पढ़ना है। तो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हमारे आसपास के विश्व में होने वाले घटनाओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित, सुसंगत और यथार्थवादी तरीका है। देखिए, पूरे चैप्टर का कह सकते हैं सार, मतलब कि निचोड़, क्रीम, मक्खन एक लाइन में आ गया आपका, कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्यों, कैसे, कब, कहां, इन सबको मारिए गोली और सीधा समझिए कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। क्योंकि इससे हमारे आसपास के जितने भी देश हैं, या फिर पूरे विश्व में जितने भी देश हैं, 195 कंट्रीज में जितनी भी घटनाएं हो रही है, जितनी भी शासन पद्धति के अंदर कमियां हैं या अच्छी चीजें हैं, वो सभी चीजों को समझने के लिए जो तुलनात्मक राजनीति है वह एक व्यवस्थित तरीका है, सुसंगत है, यथार्थवादी तरीका है। मतलब एक ऐसा तरीका जिसके माध्यम से हम पूरे विश्व के अंदर हो रहे राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव को आसानी से समझ सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उसके अंदर के ज्ञान को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तुलनात्मक राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मुख्य अध्ययन क्षेत्र है। जब से आपने पहले पॉइंट से शुरू किया है,
तुलनात्मक राजनीति को। अब तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि तुलनात्मक राजनीति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। एक देश के लिए तुलनात्मक राजनीति कितना महत्वपूर्ण है, एक राजनेता के लिए, एक पॉलिटिशियन के लिए, एक देश के अर्थशास्त्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है तुलनात्मक राजनीति। हाँ, ये बात और है कि अगर आज के समय में आप किसी नेता से जाके गलती से ये पूछ लोगे कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है, तुलना करना क्यों आवश्यक है, कंपेयर करना क्यों आवश्यक है, तो वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हमारे देश के राजनेता को ये बातें पता होनी चाहिए थी कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। जो व्यक्ति राजनीति कर रहा हो और उसे ही तुलनात्मक राजनीति के बारे में नहीं पता हो, तो ये तो बड़े शर्म की बात है। तो यहाँ पे अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरे शब्दों में कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जो भी बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में जो भी पढ़ाई कर रहा है, उन सभी के लिए तुलनात्मक राजनीति एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और एक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं अध्ययन का क्षेत्र रहा है। क्योंकि हम इसमें आपको अभी तक तो यही बता रहे हैं कि राजनीति को लेकर तुलना करना, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अलग अलग अर्थशास्त्रियों के बीच में भी तो तुलना कर सकते हैं ना, हम अलग अलग पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाताओं के बीच में भी तो तुलना कर सकते हैं ना। हम अगर स्टूडेंट हैं तो हम अगर मतदान देते हैं, वोट करते हैं, तो हम अलग अलग प्रतिनिधियों के बीच में भी तुलना कर सकते हैं। ये हमारे सोच को मजबूत करता है, हमें डिसीजन लेने में मदद करता है और हमारे सरकार को मजबूत करने में मदद करता है। हम भारत के हैं इसलिए हम भारत की बातें कर रहे हैं, लेकिन विश्व में सिर्फ और सिर्फ भारत ही तो एक देश नहीं है ना। 193 कंट्रीज ऑपरेशनल और 195 कंट्रीज टोटल कंट्रीज की संख्या में सभी देशों के लिए तुलनात्मक राजनीति बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कंपेयर करने से उनके पास डिसीजन लेने के पावर में मजबूती मिलता है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाते हैं और अपने अच्छे सरकार को अपने देश के अंदर लागू करवाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यह एक बृहत मतलब बहुत बड़ा अनुसंधान क्षेत्र का कवर करता है। यह एक बहुत बड़ा अनुसंधान क्षेत्र को कवर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलनात्मक राजनीति कोई इज्जू गिज्जू पॉइंट नहीं है, कोई छोटा पॉइंट नहीं है और सिर्फ ये भारत, बिहार और दिल्ली के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए यह एक एक्सपेरिमेंटल डिसीजन है जिसके ऊपर अनुसंधान होता रहता है, एक्सपेरिमेंट होता रहता है, कंपेयर होता रहता है, तुलना होता रहता है। तुलनात्मक राजनीति अपने विषय वस्तु के रूप में विश्व की बहुविध राजनीति व्यवस्थाओं के साथ ही विश्लेषणात्मक समकालीन मुद्दे जैसे कि लोकतंत्रीकरण, एकीकरण और वैश्वीकरण के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। तुलनात्मक राजनीति जो है, जो कंपेयर करने की राजनीति है, वो इस विषय वस्तु में देखिए कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को कायम करना, इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करना मतलब कि इसको विश्लेषण करके बताना। और आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा आता है पॉलिटिकल साइंस के पॉइंट्स में, वो क्या आता है? लोकतंत्रीकरण आता है, एकीकरण आता है, वैश्वीकरण आता है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी तुलनात्मक राजनीति से जुड़ा हुआ है, एकीकरण भी तुलनात्मक राजनीति से जुड़ा हुआ है। और आज पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं वो एक ग्राम बन के एक छत के नीचे आ गए ना। 195 कंट्रीज आज एक छत के नीचे है, इसी को तो वैश्वीकरण कहते हैं। और इसी वैश्वीकरण की भी मतलब कहीं ना कहीं कड़ी जो है वो तुलनात्मक राजनीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है, ये तुलनात्मक राजनीति के बारे में आप संक्षेप में अपने एग्जाम में लिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। सारे लाइंस, सारे पॉइंट्स, सारे वर्ड्स बड़े ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलवाने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ग्रीक प्लेटो। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे अरस्तु, प्लेटो, ये सब जिस समय में थे, 2500 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, उस समय भी तुलना होता था। इसलिए तो अरस्तु को यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले स्लाइड में ही मैंने आपको बताया है 2500 वर्षों पूर्व अरस्तु को सबसे पहला तुलनावादी अध्ययनकर्ता माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया था, आप देखिए यहाँ पे इसकी शुरुआत होती है थोड़ी सी। ग्रीक जो होता है मतलब ग्रीक के जो उस समय के शहर हुआ करते थे, यहाँ पे भी वही बात है, विभिन्न ग्रीक नगर राज्यों मतलब जो ग्रीक के सिटी थे या स्टेट थे, जो कंट्रीज थे, इनका इन्होंने तुलनात्मक विश्लेषण किया।
एक्सप्रेशन दिया, इनके आपस में इन्होंने तुलना किया। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीक प्लेटो के बारे में तथा रोमन सिसरो के बारे में। इन्होंने भी तुलनात्मक उपागम का उपयोग न केवल राजनीति व्यवस्थाओं के वर्गीकरण में किया, बल्कि आदर्श प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था, द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का सुझाव देने में भी किया। ध्यान से समझिएगा, हमने अरस्तु के बारे में पहले ही पढ़ लिया है, अब हम बात करेंगे प्लूटो के बारे में, रोमन सिसरो के बारे में। अब देखिए ये सब जो थे ना, ये उस समय, आज से काफी समय पहले इन्होंने भी तुलनात्मक राजनीति का उपयोग किया है, राजनीति को लेकर तुलना किया है, और उसके बाद जगहों को, समाजों को, राजनीति को अलग अलग भागों में बांटा है। जब हम किसी चीज को तुलना करते हैं, करने के बाद हमने हमेशा देखा है कि कुछ चीजों को हम अच्छे कैटेगरी में रखते हैं, कुछ को मध्यम में रखते हैं, और कुछ को बिल्कुल लो में रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर से वापस मोबाइल पे आ जाता हूं, क्योंकि मोबाइल का दौर है और बच्चे मोबाइल से एग्जाम्पल को जल्दी समझते हैं। एक मोबाइल मुझे लेना है, 20,000 रुपए मेरा मतलब बजट है, मुझे 20,000 रुपए में मोबाइल चाहिए। अब 20,000 के मोबाइल में देखना शुरू करूंगा, उसमें मुझे 10 मोबाइल पसंद आया। अब 10 मोबाइल में कोई ना कोई ऐसा मोबाइल होगा जो बेस्ट होगा। इसी का तो मतलब होता है वर्गीकरण करना, मतलब अलग अलग भागों में बांटना। कुछ मोबाइल ऐसे होंगे जिनके अंदर सारे फंक्शनलिटी सही तरीके से होंगे, सारे जो चीजें मुझे चाहिए वो सारे चीजें होंगे, लेकिन किसी में बैटरी का पावर कम होगा, किसी में रैम का पावर कम होगा। तो हम कुछ को निचले कैटेगरी में बांटते चले जाएंगे, किसी को मध्यम कैटेगरी में बांटेंगे, और किसी को सबसे सर्वोत्तम कैटेगरी में बांटेंगे। तो ग्रीक के प्लूटो और रोमन के सिसरो ने भी जब तुलनात्मक किया, राजनीति को तुलना किया, तो इसका वर्गीकरण किया है, अलग अलग भागों में इन्हें बांटा है। और इसके अलावा तुलना करने के बाद इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में एक आदर्श पॉइंट्स को जोड़ा है, उसको और बेहतर बनाने का कोशिश किया है। इसीलिए इसे हम कहते हैं द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। इसका सुझाव भी प्लूटो और रोमन के सिसरो ने राजनीति को तुलना करने के बाद ही दिया था। उत्तर 1500 आधुनिक युग में मैकियावेली, जीन बोधिन और मॉन्टेस्क्यू, जो अमेरिकी व्यवस्था के शक्ति के विभाजन, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे भारत में भी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के निर्माता थे। अब देखिए निर्माता किसके, सेपरेशन ऑफ पावर का, कौन, मैकियावेली, जीन बोधिन, मॉन्टेस्क्यू, ये सब अमेरिकी व्यवस्था के शक्ति के विभाजन, मतलब कि जो मतलब एक ही हाथ में अगर पूरी शक्ति दे दी जाए तो वो शायद फिर से तानाशाही की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर रखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रखते हैं, मतलब कि शक्ति का पृथक्करण, हमारे भारत में, हमारे हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस में शक्ति का पृथक्करण पढ़ना है, मतलब कि पावर का बंटवारा, किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर न होकर वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे भारत के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ही सारे पावर को दे दो कि बिजली भी आप ही देखिए, पढ़ाई भी आप ही देखिए, और स्वास्थ्य भी आप ही देखिए, देश भी आप ही देखिए, राज भी आप ही देखिए, बच्चे भी आप ही देखिए, बूढ़े भी आप ही देखिए, जवान भी आप ही देखिए। तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और जब इन्हीं कामों को अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ही नरेंद्र मोदी ने फिर से शपथ लिया है, मतलब प्रधानमंत्री के कुर्सी को ग्रहण किया है, इसके बाद उन्होंने पावर को बांटा ना, डिस्ट्रीब्यूट किया ना, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के मंत्रियों में बांटा ना। तो यही है सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, और ये उस समय की बात है जिस समय में मैकियावेली हुआ करते थे, जीन बोधिन हुआ करते थे, मॉन्टेस्क्यू हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था? अमेरिका के शक्ति का विभाजन किया था, कंपेयर, तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से, ताकि समाज और बेहतर बन सके। तो ये सभी क्या थे? तुलनावादी ही तो थे। इन सभी ने राजनीति का तुलना करके, जगहों का तुलना करके, शहरों का तुलना करके, समाज का तुलना करके इन व्यवस्थाओं में विभाजन लाया था। पॉइंट हमारा कहता है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। अब तुलनात्मक शासन और राजनीति को भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम तुलनात्मक राजनीति के अंदर अब घुस चुके हैं तो हमें तुलनात्मक शासन और उससे जुड़ा हुआ राजनीति को भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट अगर लिखते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर वहां पे मिलेंगे। तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझने से पहले यह आवश्यक है कि हम तुलनात्मक राजनीति एवं तुलनात्मक शासन के बीच अंतर को समझ लें। यदि आपको
तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझना है, नेचर को समझना है, किस प्रकार से काम करता है, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है। तो इससे आप पहले आपको ना तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक शासन के बीच में अंतर समझना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही हमारा है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। अब हमें अंतर देखना है कि तुलनात्मक शासन क्या होता है। अभी तक तो हमने तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ा है ना, अब हम तुलनात्मक शासन देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ये जय और वीरू हुआ करते थे ना शोले में, एक ही सिक्के के दो पहलू, ऐसा ही कुछ तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति भी है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे मतलब कि बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले लो, आप नींबू पानी पीते हो तो उसमें चीनी के बिना उसका कोई स्वाद नहीं होता। ऐसे ही तुलनात्मक राजनीति जो है वो तुलनात्मक शासन के बिना अधूरा होता है। देखिए अब हम आगे पॉइंट्स में देखते हैं। सामान्यतः दोनों शब्दों का प्रयोग परस्पर एक दूसरे के लिए ही किया जाता है। यही मैंने आपको बताया है कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति आपस में बहुत ही करीब से जुड़े हुए हैं। दोनों का उपयोग एक दूसरे के लिए होता है, परंतु दोनों में अंतर भी है। हम अब इन्हीं डिफरेंसेस को देखेंगे कि तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति के बीच में अंतर क्या होता है। परंपरागत रूप से राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को तुलनात्मक शासन की संज्ञा दी गई है। परंपरागत रूप से कहने का क्या मतलब है भाई? परंपरागत रूप से कहने का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से चलता आ रहा है, उसमें राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा गया? तुलनात्मक शासन कहा गया। मतलब आज से 2500 साल पहले अरस्तु ने तुलना किया था, प्लूटो ने तुलना किया था, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुलना तो कर ही रहे थे ना। तो उनके इस तुलनात्मक राजनीति को उस समय से लेके कई सारे लोग जो थे उसे ही तुलनात्मक शासन के रूप में जानते थे, उसी को तुलनात्मक शासन कहते थे, इसी की संज्ञा देते थे। तुलनात्मक शासन में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक संस्थाओं की विशेषताओं एवं कानूनी शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, हमने इससे पहले आपको लोक प्रशासन पढ़ाया था। तो क्या लोक प्रशासन में मैंने आपको धर्म के बारे में पढ़ाया था, महाभारत के बारे में पढ़ाया था, रामायण के बारे में पढ़ाया था, या किसी बाइबल के बारे में पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना। उसमें मैंने आपको प्रशासन के बारे में पढ़ाया था, हमारे लोक प्रशासन के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको कार्यपालिका के बारे में पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको सिविल सर्विसेज के बारे में पढ़ाया था। तो ऐसा ही कुछ ये है कि शासन मतलब तुलनात्मक शासन और तुलनात्मक राजनीति। अब आप बच्चे, अब आप बड़े हो गए हैं, अब क्लास 12th के कुछ पॉइंट्सों को मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा। हमारे भारत की एग्जांपल के रूप में ले लीजिए। भारत के अंदर सरकार के 3 विभिन्न अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। अब कोई ये बच्चा कह सकता है कि अरे नहीं भाई, न्यायपालिका और कार्यपालिका तो एक ही है। ऐसा नहीं है, दोनों के काम बटे हुए हैं, दोनों का काम अलग है। दोनों का कभी हमारे भारत में तो दोनों का पटरी भी नहीं खाता है यार। न विधायिका का कार्यपालिका से पटता है, न कार्यपालिका का न्यायपालिका से पटता है। तीनों अपने आप को सर्वोत्तम साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा तो मैं बड़ा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसा संविधान लिखा है कि कोई बड़ा नहीं है, सबका एक दूसरे के बीच में अंकुश लगाने का पावर है। न्यायपालिका ज्यादा उड़ नहीं सकता, विधायिका ज्यादा उड़ नहीं सकता, कार्यपालिका ज्यादा उड़ नहीं सकता। तो हम यहाँ पे मुद्दा हमारा इन सभी चीजों को लेके नहीं, बल्कि ये समझाना था तुलनात्मक शासन के अंदर शासन प्रणाली आएगी। एक लाइन में समझिए, तुलनात्मक शासन के अंदर शासन करने की प्रणाली आएगी, प्रशासन की प्रणाली आएगी, और तुलनात्मक राजनीति के अंदर पॉलिटिक्स से जुड़े हुए मुद्दे आएंगे। अब समझना आपको ये है तुलनात्मक शासन में क्या होता है। अभी तक मैंने 3-4 स्लाइड आपको इस वाले वीडियो में पढ़ाया है, इसमें मैंने अभी तक जितनी भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति के बारे में पढ़ाया है। अब हम तुलनात्मक शासन के बारे में देख लिए। जब एक राज्य की राजनीतिक संस्थाओं की विशेषता, मतलब राज्य, जब भी यहाँ पे मैं बात राज्य की करूंगा तो आप देश भी ले सकते हो। यहाँ पे राज्य कहने का तात्पर्य देश से है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, इजराइल, ये जितने भी देश हैं, अगर इनके राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर अनुसंधान करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर कानूनी शक्तियों का अध्ययन करते हैं। कानूनी शक्ति कहने का क्या मतलब है? कानूनी शक्ति मतलब नीति, नियम, संविधान के द्वारा बनाए गए कानून जो कार्यपालिका जमीनी स्तर पर लागू करता है, यही तो हमारा है कानूनी शक्ति। अगर इन सभी चीजों के ऊपर अध्ययन किया जा रहा है, इन सभी चीजों के ऊपर बातें की जा रही है, इन सभी चीजों को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो ये हमारा तुलनात्मक शासन कहलाएगा।
तुलनात्मक शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है उसके बारे में भी जान लीजिए। एक पॉइंट आप यहां से लिख सकते हैं एग्जाम में जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। ये बात तो आप 100% श्योर हो जाइए कि तुलनात्मक राजनीति आपसे पूछी जाएगी, 100% कंफर्म है। अब वो किस लेवल में पूछा जाएगा ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन ये 100% कंफर्म है कि आपसे तुलनात्मक राजनीति पूछा जाएगा, लोक प्रशासन पूछा जाएगा। तो मैंने लोक प्रशासन के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम बात करेंगे तुलनात्मक शासन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन पर बल, विश्व के मुख्य संविधानों की विशेषताएं, शक्तियों का अध्ययन पर बल, विभिन्न देशों में कार्यरत राजनीतिक संस्थाओं की शक्तियों के कार्यों का अध्ययन पर बल, संगठन एवं शक्तियों के औपचारिक अध्ययन पर बल, तुलनात्मक सरकार के अध्ययन के आधारभूत भविष्य हुआ करते थे। बहुत लंबा चौड़ा लाइन हो गया, अब इसको जरा आसान भाषा में समझ लीजिए कि तुलनात्मक शासन की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पूरे विश्व में मैंने अभी तक कई बार बताया है कि 193 कंट्रीज ऑपरेशनल हैं। तो इनके जितने भी संस्था हैं, बहुत सारे संस्था तो हमारे भारत में है जिसे हम क्षेत्रीय संस्था भी कहते हैं, बहुत अंतरराष्ट्रीय संस्था भी है। तो इन सभी के काम करने के तरीकों के बारे में ऑब्जर्व करना, इनके काम करने के तरीकों को देखना, इनके मुख्य संविधानों की विशेषताओं को कलेक्ट करना, इनके शक्तियों पर अध्ययन करना, पावर के ऊपर इनके बारे में जानना, विभिन्न देशों में अलग अलग देशों में कई अलग अलग राजनीतिक संस्थाएं भी हैं, उनके बारे में जानना, उनके किए गए कामों के बारे में जानना, उस पर अध्ययन करना, एक्सपेरिमेंट करना, एब्जॉर्ब करना। कई सारे ऐसे संगठन हैं, उन संगठनों के बारे में पढ़ना, उनके काम करने के तरीकों के बारे में पढ़ना, शक्तियों का औपचारिक अध्ययन, पावर का ऑफिशियल एब्जॉर्बेशन करना, ये सब जो है, ये सब जो क्या कहलाता है, ये तुलनात्मक शासन की व्यवस्था कहलाती है, मुख्य विशेषता कहलाती है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य में आदर्श राजनीतिक संस्थाओं के सिद्धांत, टू बिल्ड ए थ्योरी ऑफ आइडियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित करना था। इन सभी के माध्यम से एक ऐसे संस्था का, एक ऐसे सिद्धांत का, एक ऐसे प्रिंसिपल का निर्माण करना था जो पूरी दुनिया में सबके लिए सुटेबल हो, लोकप्रिय हो, कार्यरत हो, जो सबके लिए अच्छा हो, जिससे, क्योंकि इसमें तो आप देखिए ना, ये पूरे दुनिया के अंदर के संगठनों को अध्ययन किया गया है, पूरे दुनिया के अंदर के संविधानों का अध्ययन किया गया है, उसके शक्तियों का अध्ययन किया गया है, उसके पावर का अध्ययन किया गया है। तो यदि आप एग्जाम्पल के लिए पूरे घर में 10 परिवारों के साथ मिल बैठ के अगर किसी बात के ऊपर चर्चा करते हो, उससे जो रिजल्ट आता है, तो 100% गारंटी है कि तुम्हारे घर के 10 के 10 मेंबर उस बात को मानेंगे, क्योंकि हमने 10 व्यक्तियों के राय विचार से वो डिसीजन लिया है। तो यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर सभी देशों से, सभी संगठनों से, सभी के संविधानों से, सभी के शासन प्रणाली से, सभी के शक्तियों से चीजों को एब्जॉर्ब करके क्या बनाया गया, टू बिल्ड ए थ्योरी ऑफ आइडियल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्थापित किया गया, जो दुनिया के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है। इस तरह से आपने यहां तक देख लिया कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति क्या था। इससे पहले मैंने आपको तुलनात्मक राजनीति के बारे में विश्लेषण, इसके तरीके, इसके दृष्टिकोण के बारे में बताया था। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये काफी बड़े पॉइंट्स हैं, तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। इससे आगे भी बहुत सारे पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं, ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे हम पार्ट 1 इसको बना चुके हैं, अब हम पार्ट 2 आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो अभी हम आपको बताना चाहते हैं कि पार्ट 1 में मैंने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट सब के ऊपर डिस्कस किया है। तो आशा करता हूं कि आपको पार्ट 1 जो है वो पसंद आया होगा। यदि पार्ट 1 पसंद आया है आपको, तो इसको वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। और बहुत जल्द आपको तुलनात्मक राजनीति की विश्लेषण, तरीके और इसके प्रकृति, इसके दृष्टिकोण, इनका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो अब आप इंतजार कीजिए दूसरे पार्ट का। तब तक के लिए धन्यवाद।